हेलो फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। हम डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं अब तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज से पहले 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप साथ साथ नोट जरूर करिएगा इनको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपको पता होना चाहिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन से हमें करना होगा। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो समकालीन किसके थी? पता होना चाहिए मिस्र की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान। प्रश्न नंबर 4, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको याद रखना है व्यापार, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको याद रखना है शहरी थे। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको पता है दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह को पत्तनगर भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा था? तो आपको याद रखना है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए सिंध में, सिंध पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, सिंधु घाटी में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। प्रश्न नंबर 13, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आंसर है लोथल, ठीक है। कौन सा? लोथल। तो प्रश्न नंबर 14 की बात करें कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो आपको पता है मृतकों का टीला। दोस्तों, आपको पता होगा ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और एग्जाम में आने के चांसेस हैं पूरे इसके, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो आंसर लिखिए अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको पता है लोथल भारत में स्थित है, जबकि आपको याद रखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। हम बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ आपको पता होना चाहिए सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब से आपसे पूछ सकता है रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, तो वो जगह पूछा है हमसे। तो रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है आपके गुजरात में। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। आपको पता होना चाहिए प्रभारी थे सन जॉन मार्शल, दोनों के, हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो दोनों के ही। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन से करना पड़ेगा। सोना एवं चांदी बिल्कुल परिचित थे, टिन एवं सीसा से भी परिचित थे, तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे। चौथा ऑप्शन जो दिया है लोहा, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर हम बात करें 21 की, तो प्रश्न नंबर 21 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो से। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है? तो शुल्ब सूत्र, याद रखना है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्ब सूत्र। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 24 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
प्रश्न नंबर 25, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। ठीक है, 26 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर हम 27 की बात करें तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। किसने लिखा, वेद व्यास ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 29, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 30, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो याद रखना है ज्यामिति से। गणित ऑप्शन आएगा आपके लिए, लेकिन हमको आंसर लगाना है ज्यामिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 32, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब में बसे। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको बताना चाहिए जैमिनी थे। प्रश्न नंबर 34, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नौवां मंडल। ठीक है, नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रश्न नंबर 35, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो धर्मशास्त्र का जो काल था उसमें अछूत की जो अवधारणा थी स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। प्रश्न नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। आपको पता होना चाहिए किसको संबोधित करते हैं, देवी सावित्री को संबोधित किया जाता है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क एक शब्द है, इसका मतलब है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो पतंजलि। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो पता होना चाहिए दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। प्रश्न नंबर 40, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 41, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से, तो याद रखना है यजुर्वेद से। दोबारा प्रश्न सुनिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 43, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो आपको पता है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न नंबर 44, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे, तो आपको पता होना चाहिए मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न नंबर 46, अथर्व का क्या अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। प्रश्न नंबर 47, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। आपको पता है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक ये भी पूछ सकता है किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। एक बार प्रश्न को चेक कर लेते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो बिल्कुल सही है, रामायण को दी जाती है। प्रश्न नंबर 49, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो अब पता है आपको सरस्वती है, वर्तमान में ये विलुप्त है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। अब तक टोटल 50 प्रश्न हो चुके हैं, अब हम प्रश्न 50 बाकी हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 51 लिखिए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था गाय के लिए। अघन्य मतलब होता है वध योग्य नहीं। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है, तो जल या समुद्र का देवता है वरुण। प्रश्न नंबर 53, 3 क्रमों को पगों भी बोल सकते हैं। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। प्रश्न दोबारा सुनते हैं, 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो आपको याद रखना है विष्णु को उपक्रम कहा गया है। प्रश्न नंबर 54, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति पता है आपको कानून से संबंधित है।
गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने करी है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 56, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु जो थे उन्हें कुणिक कहा जाता था, ठीक है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 57 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी, ठीक है, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। प्रश्न नंबर 58, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहते थे भोजक। एक दूसरा शब्द मिलता है ग्राम भोजक, ठीक है, भोजक भी आ सकता है या ग्राम भोजक। प्रश्न नंबर 60 पर पहुंच गए हम लोग। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। प्रश्न नंबर 61, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगर आपसे पूछे नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो घनानंद, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 63, हाइडेस्पेस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो आपको पता है सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था, ठीक है। चलिए, आपको याद होना चाहिए बितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। प्रश्न नंबर 64 की ओर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया सिकंदर ने। प्रश्न नंबर 65, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। प्रश्न नंबर 66, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। तो आपको पता है, यह भी बताया था हमने कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करी? उदयन ने, ये भी पता है। और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी का चयन किसने बनाया? तो वो भी उदयन ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अभी हमने बताया आपको, अंतिम सम्राट था घनानंद, ठीक है। और प्रथम पूछा जाए तो आपको पता है महापद्म नंद, नंद वंश का। प्रश्न नंबर आप 68 की बात करें तो किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो आपको याद रखना है महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था, ठीक है। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, तो उसका नाम है कुशीनारा या कुशीनगर। प्रश्न नंबर 72, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? तो उनका नाम है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 74 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था? तो अशोक के, ठीक है, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। सांची क्यों विख्यात है? प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है? तो आपको पता है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, एमपी में स्थित है। प्रश्न नंबर 76, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो प्रश्न नंबर 77 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? तो आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के नेट लुम्बिनी एक स्थान पड़ता है वहां पर। प्रश्न नंबर 78 की बात करें तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। प्रश्न नंबर 79 किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो आपको पता होना चाहिए बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में, ठीक है, महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में। क्लियर है ये बात? अब हम बात करें प्रश्न नंबर 81, तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता है ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में।
फिर रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। प्रश्न नंबर 83 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 84 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 पर आ गए हम लोग। तो बोध गया स्थित है, आपको पता है बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। प्रश्न नंबर 87 सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का, देखिए सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी, जो बिहार में है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 89 सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो उनका नाम है नागार्जुन। प्रश्न नंबर 90 महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पता है आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92 दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के निर्माण किसने करवाया था? तो पता होना चाहिए चाणक्य ने करवाया था, जिन्हें हम सोलंकी भी कह सकते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो पता है अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। प्रश्न नंबर 95 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। आंसर लिखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। क्लियर है बात। प्रश्न नंबर 96 कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ संगति हुई थी। ठीक है। चतुर्थ किस नगर में आयोजित की गई? तो आपसे पूछा गया है कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ संगति हुई थी, ठीक है, वो कहां पर आयोजित हुई थी? तो आपको याद रखना कुंडलवन में, और कुंडलवन पड़ता है आपके कश्मीर में। प्रश्न नंबर आपके है 97 अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? अब अशोक की बात करें तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। क्लियर हो गई बात। याद रखना है आपको, चतुर्थ बौद्ध संगति पूछे तो कुंडलवन कश्मीर में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर आपके लिए 98 है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुई? तो प्रथम पूछा गया है अब, तो राजगृह में हुई। क्लियर हो गई बात। प्रश्न नंबर 100 बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। प्रश्न नंबर 100 सुन लीजिए दोबारा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है। तो आपके प्रश्न 100 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको नोट डाउन जरूर करके लिखिएगा। आपके 100% एग्जाम में यही प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पहले दिन 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है जिसमें हम 100 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं आज के 100 प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो आपको पता होना चाहिए विक्रमशिला। प्रश्न नंबर 2 भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। प्रश्न नंबर 4 कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, यानी कि किसके समय में? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। प्रश्न नंबर 8 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। ठीक है, आपको याद रखना है बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। ठीक है, और याद रखिएगा बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है, तो वो है वसुमित्र। प्रश्न नंबर 11, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। प्रश्न नंबर 12, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? कनिष्क के समय में, याद रखिएगा, हीनयान और महायान विभाजित हुए थे। ठीक है, हम बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विष्णुगुप्त है चाणक्य का अन्य नाम। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। हम बात करें बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था, तो अशोक को भेजा था तक्षशिला। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें, मौर्य दिया है, गुप्त दिया है, कुषाण दिया है, कौरनव। देखिए सही ऑप्शन होगा इसका मौर्य। ठीक है, आंसर लिखिएगा, प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, आपको पता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो देखिए चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार था चाणक्य ने मदद की थी। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पड़। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो देखिए अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो 22 कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 23, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको पता है सभी को, इंडिका। प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, देखिए अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक जो नीतियां हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया है हमें अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। देखिए हम बात करें अफगानिस्तान उसके साम्राज्य में था, बिहार और कलिंग, श्रीलंका उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था अशोक के। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 29, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 31, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहां पर? तो आपको याद रखना है कालसी में। प्रश्न नंबर 32 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, सभी को पता है ये बात, 1837 में इन्होंने पढ़ा था। हम बात करें प्रश्न नंबर 34 की, तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हम बात करें प्रश्न नंबर 35 की, तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। हम बात करें प्रश्न नंबर 36 की, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, किस स्थान से अशोक स्तंभ के लिए पत्थर लाए जाते थे? तो अशोक के अभिलेख के लिए पत्थर लाए जाते थे चुनार से। ठीक है,
चुनार से, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति, यह कथन किसका है, यह कथन है मेगास्थनीज का, ठीक है। मेगास्थनीज का कथन है कि भारतीय लिखनी कला को नहीं जानते थे। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क एक कुषाण नेता था जो बाद में बौद्ध बन गया। प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो कनिष्क की राजधानी है पुरुषपुर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। प्रश्न नंबर 43, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया, तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था, ठीक है, जो कुषाण शासक था। प्रश्न नंबर 44 है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, चरक और नागार्जुन दोनों ही कनिष्क के दरबार की शोभा थे, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ, कई बार एग्जाम में पूछा प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत का अगर आपसे समय पूछे, पीरियड पूछे, तो आपको याद रखना है 78 ईस्वी। प्रश्न नंबर 46 की बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो देखिए कहाँ स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था, देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 49, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो कला तथा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 50, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं, तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अभी हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काफ़ी किताबों से हमने नोट से प्रीवियस ईयर से निकाले हुए प्रश्न हैं हमारे, ठीक है, तो इनको जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। अब प्रश्न नंबर 51 की बात करें तो जैसे देखा जाए तो हमारा 151वां प्रश्न है, क्योंकि कल हमने 100 प्रश्न किए थे, आज 50 हो गए, 150 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। आज अब 151वां प्रश्न लिखिए, कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो आपको याद होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, ये एक मिनट, कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे, ठीक है। हम बात करें 152वां प्रश्न यानी कि अभी का 52वां प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है। देखिए अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 54, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। प्रश्न नंबर 55, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म हुआ था किस काल में, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो आपको याद होना चाहिए शकों के उन्मूलन करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। प्रश्न नंबर 57, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। प्रश्न नंबर 58, धन्वंतरी कौन थे, देखिए धन्वंतरी कौन थे, लिखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन ये पूछा था धन्वंतरी कौन थे, एक चिकित्सक भी थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 59 की बात करें, लेखक हरिसेठ किस शासक का दरबारी कवि था, तो लेखक हरिसेठ जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 60, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 61, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो ये लिखा था कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था किस युग में हुआ, तो गुप्त काल में इसका स्थापना हुआ। प्रश्न नंबर 13, किस काल में स्त्रियों की बराबरी पुरुष के बराबर थी, तो वो गुप्त काल था जिसमें स्त्रियों की बराबरी पुरुष के बराबर थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में, तो देखिए गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम बात करें 65 की, तो प्रश्न नंबर 65 है, हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्ष चरित लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा।
प्रश्न नंबर 66, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेन सांग जो था वो भारत आया। प्रश्न नंबर 67 67 है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 68, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा लिखी थी बाण भट्ट ने। प्रश्न नंबर 69 69 की बात करें तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर है इस समय हरियाणा में। हम बात करें प्रश्न नंबर 70 की, तो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 71, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको, सुन लीजिए। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। 71 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आज का 72वां प्रश्न देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ह्वेन सांग, मैगस्थनीज, इत्सिंग या फायन। तो इसका सही आंसर होगा मैगस्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया इन सभी में। अब प्रश्न नंबर 73 है 73, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो फिर ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। आपको पता है पहले तीन, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा तीनों ही विद्या अध्ययन के केंद्र थे, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। प्रश्न नंबर 74, बहुत आसान प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की, ये पता है आपको। प्रश्न नंबर 75, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? उसका नाम है पंचतंत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो आपको पता है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन हम न्यूमिस्मेटिक्स के द्वारा करते हैं। प्रश्न नंबर 77, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। प्रश्न नंबर 78 78, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 78 में तो शक संवत हुआ था, 58 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया जो अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और आपको बताएं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी कह सकते हैं आप इसे, या गलियारा। प्रश्न नंबर 80 है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार था। ठीक है, आखेट करता था वो। प्रश्न नंबर 81, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 82 की बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो जौ था, आपको पता है। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज खोजा गया तो आपको आंसर लिखना है जौ। अगर यहाँ पे ये पूछ ले हमसे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज तो आपको आंसर देना है चावल। ठीक है, जौ की जगह काट के लिख लीजिए चावल। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो प्रयुक्त अनाज था चावल, सबसे पहले खोजा गया था जौ को। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 84 है अब हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से एक कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंसन ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर 85 है, कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि ऐसी है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 86 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको पता है मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 87 है, ढिल्लिका जिसे हम आज वर्तमान में दिल्ली बोलते हैं कि नगर की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की। प्रश्न नंबर 88, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं का निर्माण किसने कराया? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 89, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था अरबों ने। प्रश्न नंबर 90, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबर दाई ने। प्रश्न नंबर 91, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। प्रश्न नंबर 93 की बात करें, प्रश्न नंबर 92,
92 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। प्रश्न नंबर 93, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव फर्स्ट। प्रश्न नंबर 94 की बात करें, ब्लैक पगोडा कहाँ है, तो ब्लैक पगोडा स्थित है कोणार्क में, ठीक है। प्रश्न नंबर 95, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। प्रश्न नंबर 96, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, देखिए गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव, किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। प्रश्न नंबर 97 भारत के प्रथम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी थे भारत पर। प्रश्न नंबर 98 की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर 99 की बात करें, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे, तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माता थे नरसिंह फर्स्ट, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 100 आज का अंतिम प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने अपने कंप्लीट 200 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों इन्हें जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, 10 से 20 मिनट अपने जरूर निकालिएगा पूरे दिन में से। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।